जुड़ेंगे। अभय अग्रवाल से होगी डिटेल में बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बाजार के इन लेवल्स पे बाजार कह रहा है, आपसे इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपर सरिका के मौजूद हैं इस वक्त। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब लास्ट इंटरेक्शन में आप हमारे साथ जी 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 सर, आपकी टोन जो थी वो थोड़ी सी सतर्क हो गई थी कि जनाब अब जब खरीदें तो ज़रा तोल मोल के और खरा ही खरीदें। अब वहाँ से एक डाउन साइड और खुल गया सर, और आज और कल में वो पैनिक थोड़ा बढ़ा है। हम कुछ बड़े एवरेजेस के आसपास आके ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं। यूएस मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एफआईज ने अपने आप को पिछले 10 दिन में 15 दिन में प्लेस्ड किया है, पहले मोटा मोटी आपका अंदाजा क्या लगता है? अभी एक अच्छा खासा डाउन साइड हमारा इंतजार कर रहा है क्या अभी? जी बिरू जी, मुझे लगता है कि जो एक मार्केट एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गया था कि जहां पे उसको और ऊपर जाने के ट्रिगर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आप देखिए अर्निंग सीजन रीजनेबली एज इन लाइन था, कोई पॉजिटिव या बड़े नेगेटिव सरप्राइज नहीं थे। दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी जो फ्लोज है वो रीजनेबल लेवल्स पे था, डोमेस्टिक फ्लोज भी ठीक ठाक थे। तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा था मार्केट को। मैंने देखा है कि जब एक अच्छी रैली के बाद, जैसे हमने देखी पिछले 3 महीने में मिड कैप में भी और लार्ज कैप्स में भी, जब मार्केट को एक ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्लाइड बैक करता है 5-8%। तो मुझे लगता है हम उसी जोन से गुजर रहे हैं जहां पे ग्लोबली मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं आफ्टर एक अच्छे रन अप के बाद। और हो सकता है यहाँ से थोड़ा और नीचे करेक्शन हो, पर मैं इंडिया की बात इसमें अलग करना चाहूंगा वीरू जी, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के जो मैक्रो है और ग्लोबल प्रॉब्लम जो है और इंडिया, वो एकदम सेपरेट है इस समय। हमारे जो एडवांटेजेस हैं अब वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी नोटिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फ्लोज अच्छे स्ट्रॉन्ग आते रहेंगे। थोड़ा करेक्शन है इंडिया में, प्रॉफिट बुकिंग है, मुझे लगता है कोई बड़ा डीप करेक्शन आएगा यहाँ से। फ्रैंकली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फिर से बाजार एक अच्छा मौका दे रहा है वापस पोर्टफोलियो में एलोकेशंस रीसेट करने का, बढ़ाने का। तो मुझे नहीं लगता किसी को डरना चाहिए। थोड़ा करेक्शन है भी तो उसका एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। ये जो अभय जी आपने अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें कोई राय नहीं कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको डिफाइन भी कर पाएंगे। मतलब क्या जो कि ओवरबॉट हो गया था, क्या जो कि आज से 20 दिन पहले तर्कसंगत नहीं रहा था, आपके मुताबिक तर्कसंगत है? मतलब आप भी जब अपना फंड लेके बैठे थे, जो चीज़ आपको अनचेजेबल लग रही थी अब वो अनचेजेबल लग रही है, मतलब चेजेबल लग रही है। उसके 2 उदाहरण देंगे आप अभय जी? जी 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 वीरू जी, इसमें एक पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कोई भी अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो वो एज्यूम करना चाहिए कि मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, और वो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने की बहुत गुंजाइश है। मतलब ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि है हमारे पास। तो एक सेक्टर की बात करूं तो मुझे लग रहा था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये थोड़ा ओवरऑन हो गया है लार्ज कैप्स में। दूसरी तरफ आईटी सर्विसेज कंपनीज भी ओवरऑन थी इंडेक्सेस म्यूचुअल फंड्स की वजह से। तो ये थोड़े ओवरऑन अभी भी मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक से, इन सेक्टर से इन्वेस्टर्स को थोड़ा अभी भी दूर रहना चाहिए। मौका मिलेगा आपको वापस आने का। पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है वीरू जी, जो हम काफी गौर से देखते हैं, उसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सेक्टर्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, छोटी एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, अपना उन्होंने एनपीएज पे कंट्रोल किया हुआ है, बेटर क्रेडिट स्टैंडर्ड से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी एक अपॉर्चुनिटी है छोटे और मीडियम साइज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में, बड़े बैंक से नजर हटा के। और दूसरी तरफ मुझे लगता है फार्मा सेक्टर जो है ये एक इसके रिजल्ट्स ने मुझे थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। आपकी बात, कमेंट्री भी अच्छी है। जो लार्ज कैप फार्मा की मैं बात करूं, कंपनी जैसे दिवीज, रेड्डीज, लुपिन, इन सब में एक पॉजिटिवनेस आई है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं, फ्रेट कॉस्ट कम हुई है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ है। और इन सब कंपनीज ने अब सीख लिया है कि यूएस एफडीए से और रेगुलेटरी कंट्रोल से कैसे मैनेज करना है। मतलब अब ये सीख गए हैं कि
एक ग्लोबल स्टैंडर्ड से आपको काम करना पड़ेगा क्वालिटी के, कि आप ग्लोबल मार्केट में बेच पाए। तो ये लार्ज कैप फार्मा, स्मॉल बैंक्स, ये दो मेरे को अच्छे स्पेस लग रहे हैं। और जो अभी भी मुझे लग रहा है ओवर ओन्ड है वो है लार्ज कैप आईटी और लार्ज बैंक्स, वीरू जी। ओके, चलिए, तो आपने एक अच्छी खासी लिस्ट का जिक्र किया है भाई जी यहाँ पे। अच्छा जी, अभय जी, मैं आपसे कुछ सेक्टर्स, कुछ स्पेस, कुछ आई थिंक बिजनेस हाउसेस के बारे में बात करना चाहूँगा। एक फंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन शो किया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, चाहे वो उनके पावर स्टॉक्स हों, उनके पोर्ट स्टॉक्स हों, और सभी अगर आप देखें उनके क्या कहते हैं सीमेंट स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव आया उसके बाद। आपका क्या कंस्ट्रक्टिव व्यू है इस वक्त अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और अगर हाँ, और अगर आपको रेगुलेशन अलाउ करते हो या फिर आपके पोर्टफोलियो में हो, तो वो स्टॉक्स क्या हैं? जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं कोई अडानी ग्रुप स्टॉक्स। पर मैं एक, जैसे आपने सवाल पूछा, तो मैं नजरिया आपको एज अ फंड मैनेजर ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो एलिगेशंस, जो ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से, वो एलिगेशन सबने स्टडी किए, पर एक अच्छी बात उस टाइम ये हुई कि कोई भी क्रेडिटर जो था ग्रुप का, वो कोई क्रेडिटर पीछे नहीं हटा। तो एक वो जो क्रेडिट प्रॉब्लम हो सकती थी वो नहीं हुई पूरे अडानी ग्रुप के लिए। तो फिर बाकी बचा मामला कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत महंगे हैं, अब वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर उस प्राइस करेक्शन के बाद कोई बायर है, तो इसमें कोई जजमेंट कॉल किसी को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरा स्टॉक है वो कोई खरीदने को तैयार है, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर मैं एक ऐसा ग्रुप चला रहा हूँ जो पूरे देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मुझे मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए बैंक से और इक्विटी कैपिटल मार्केट से पैसा मिल रहा है, तो उसमें किसी को क्या शिकायत होगी। तो इस लेवल पे मैं यही कहना चाहूंगा वीरू जी, कि ये एलिगेशंस जो हैं मैंने भी पढ़े, वो लगते रहते हैं, बड़े ग्रुप्स पे लगते रहते हैं हमेशा। पर अगर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी सेबी जैसा अपना खुद का वो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट रिव्यू, और उन्होंने समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको समय दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वेस्टर को ये कंक्लूजन बना लेना चाहिए कि सब या तो एकदम खराब है या सब बहुत ही अच्छा है। और वेट करना चाहिए, फैक्ट्स को इमर्ज होने दे। एलिगेशंस तो हमेशा रहते ही है, पर फैक्ट्स क्या है वो आए मार्केट में, वो ज्यादा जरूरी है। अबे, आई एम नॉट श्योर आप इस पर सीधे टिप्पणी करेंगे या नहीं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग होगी मंडे को, 21 अगस्त को। इसके सामने अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि कंपटीशन कैसा होगा, एक इसके बिजनेस को कितना इनफैक्ट आप कह सकते हैं खा सकते हैं, या फिर कितना बड़ा चैलेंज कर सकते हैं। तो इमीडिएट पेयर तो ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस है, साथ ही साथ फिर पेमेंट बिजनेस में पेटीएम जैसी कंपनी है। इंश्योरेंस बिजनेस में सब लोग देखना चाहेंगे कि अगर ये डिजिटली बिजनेस को और स्केल करेंगे तो कितनी बड़ी टक्कर ये पीवी फिनटेक जैसे प्लेयर्स को देंगे। इन न्यू एज कंपनियों में क्या आपको लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज के तौर पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज एन एंटिटी दिखाई दे सकती है, और क्या उस लिहाज से फिर फंड्स की भी थोड़ी बहुत रीशफलिंग होती हुई दिखाई देगी? इन न्यू एज से निकलकर जियो की तरफ शायद कुछ लोग जाएंगे, क्या आप उस पर विचार करेंगे? मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ जियो फाइनेंस की लिस्टिंग के लिए। हम वेट कर रहे हैं एज अ फंड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि हमें भी एक मौका मिले एट द राइट प्राइस, राइट वैल्यूएशन। वो देखना पड़ेगा किस वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है और वो हमारे वैल्यूएशन मॉडल में फिट होता है कि नहीं। पर उसके अलावा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है हर्षदा जी की, ये इतनी बड़ी कंपनी लिस्ट हो रही है इतने बड़े ग्रुप की। क्योंकि इंडिया में अगर जीडीपी ग्रोथ होगा तो उसके लिए हमको बड़े प्लेटफॉर्म चाहिए। एक बजाज फाइनेंस या एक एचडीबी फाइनेंशियल काफी नहीं है क्रेडिट डिमांड को सपोर्ट कर पाने के लिए, जो आता है काफी अनसिक्योर्ड लेवल से भी, और जो बैंक्स भी नहीं हैंडल कर पाते। तो एक आपको बैलेंस शीट स्ट्रेंथ खुद की बहुत चाहिए। आप हर बार एक पीबी बाकी जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे जिनका आपने नाम लिया, उनकी खुद की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ नहीं है। वो एक तरफ से लेंड करते हैं, दूसरी तरफ से बोरो करते हैं। पर अगर ऐसे प्लेयर्स आए जिनकी खुद की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि वो बड़ा बिजनेस लेंडिंग का बना सके, और उसके साथ साथ बाकी कंज्यूमर फाइनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड है, म्यूचुअल फंड है, जो एसेट लायबिलिटी दोनों का इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक मार्केट में बहुत बड़ी नीड है ऐसे प्लेयर की, और जियो फाइनेंस उस नीड को फुलफिल करेगा मुझे लगता है।
अब इसमें जो फंड्स जिनके पास ये स्टॉक आया है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट होल्डिंग इन रिलायंस, वो क्या करेंगे वो मुझे मालूम नहीं है अभी, क्योंकि टेक्निकली एडजस्टमेंट्स क्या होंगे पोर्टफोलियोज में वो मंडे ट्यूसडे को ही पता चलेगा। पर ओवरऑल हर्षदा बड़ा एक्साइटिंग डेवलपमेंट है, इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा एक और बड़ी कंपनी में, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में पार्टिसिपेट करने का। हाँ, ये एक बड़ा प्ले आता हुआ दिखाई देगा और देखना यही है कि ये एक चैलेंजर के तौर पर जब खड़ा होगा तो बाकी जो इसका पीयर सेट है अलग अलग बिजनेसेस में उन पर क्या इम्पैक्ट आता है, वहां पर फ्लोज पर क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा, वेरी क्विकली, ऑटो कंपनियों में इस घंटे एटलीस्ट कुछ तेजी की पोजीशंस लौटना शुरू हुई हैं, चाहे वो आयशर हो, मारुति हो, एस्कॉर्ट्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे गेन्स दिखाने में कामयाब रहा है। अब है बिक्री के आंकड़े हमने देखे, नतीजे देख लिए, क्या पोजीशनिंग है इस समय ऑटो में आपकी? जी, ऑटो में अभी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो आसान पैसा बनना था ऑटो सेक्टर में वो बन चुका है। हमने काफी रन अप देखा, टाटा मोटर्स लीडिंग प्लेयर है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई करेक्शन आएगा, मुझे लगता है नंबर्स इंप्रूव होंगे क्योंकि ये साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है। 5 साल का इन्होंने एक डाउनटर्न देखा था और अब एक अपसाइकिल देख रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, एग्रो व्हीकल्स, तो ये सारा स्पेस, ये सारी कंपनीज अच्छा करेंगी और इनके साथ साथ इनके एंसिलरीज भी अच्छा करेंगे हर्षदा। और हम भी देख रहे हैं मौका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मिले एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो हमको हमारा डिजायर्ड रिटर्न दे। 2 व्हीलर स्पेस पे मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव है, पूरी ट्रांजिशन कर रही है इंडस्ट्री ईवी की तरफ और अभी कौन क्लियर लीडर है वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो 2 व्हीलर में अभी मुझे थोड़ा डाउट है, पर 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्पेस है हर्षदा मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। हैव अ ग्रेट वीकेंड सर। थैंक यू। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अभय ने जो राय